हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास में हम लोग बात करेंगे अगला पड़ाव की, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का चैप्टर 12 है। इसमें इससे पहले हम लोग इस लेसन का हम लोग फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें एल्डिहाइड के बारे में विवरण दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने वो वीडियो देख लिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। उस वीडियो में आपको एल्डिहाइड से संबंधित जितनी भी जानकारियां और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अवेलेबल है। जिसे एल्डिहाइड का जो नामकरण होता है, किस तरह से पहचाना जाता है, एल्डिहाइड को नामकरण कैसे किया जाता है, एल्डिहाइड के गुण क्या होते हैं और गुणों के आधार पर कितने सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, वो सब चीज उसमें है और उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी हैं। तो उसी प्रकार से सेम तरीके प्रक्रिया हम लेकर आए हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। इसमें हम लोग जो होगा, ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा और इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में एकदम निचोड़ कंसेप्ट देखेंगे कि ये अम्ल जो होता है और अम्ल का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये अम्ल जो है मतलब क्या है ये अम्ल और किस तरह से प्रश्न हम लोग से बनाए जाते हैं। जैसे टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। यानी कि पहले टॉपिक में हम लोग उसका नामकरण करना सीखेंगे कि नामकरण करने के लिए किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है, उनके कार्बन की संख्या को काउंट करना और लास्ट में अनुलग्न क्या ऐड करना होता है, कैसे पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है। अगर ये अम्ल है तो उसमें ऐसा एक्स्ट्रा का नाम ऐड करना है जिससे कि इसका नामकरण हो जाए। एकदम बहुत ही अच्छा बेसिक से हम लोग सीखेंगे। इसमें सिखाया जाएगा आपको कि नामकरण कैसे किया जाता है। और हाँ, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक निचोड़ कंसेप्ट का एक वीडियो भी अवेलेबल है आपके मतलब इसी यूट्यूब चैनल पे हमारे पास। इसमें आपको मिलेगा टोटली जितने भी ऑर्गेनिक के जो भी मूलक होते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं, उन सबको पहचानने का तरीका और उनमें नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, यूपीएक नामकरण करना और उसकी संरचना बनाना सब चीज़ आपको बताया गया है और एक बार आप देख लीजिए, है ना। इतना अच्छा आपको लगेगा कि फिर ये तो कहना ही नहीं है, मक्खन हो जाएगा तो मक्खन। फिर हम लोग अम्ल का विवेचन देखेंगे कि अम्ल को बनाया किससे जाता है, क्योंकि ये यौगिक है तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे यौगिक से ही बनाया जाता होगा। तो उसकी बातें करेंगे कि किससे बनाया जाता है। अगर आपने जान लिया किससे बनाया जाता है तो इससे प्रश्न आते हैं परिवर्तन करने वाला, जैसे कि इसको एल्कोहल से बनाया जाता है तो आएगा आपका प्रश्न मेथनॉल को मेथनोइक में बदले, इथेनॉल को इथेनोइक में बदले, ऐसे प्रश्न आते हैं वो भी हम देखेंगे। अम्लों की भौतिक गुण देखेंगे कि इनकी जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, कैसी होती है, जल में घुलनशील है कि नहीं है, ज्यादा घुलनशील कौन सा योग होगा, कौन कम होगा। तो इस आधार पर प्रश्न आपके कारण बताएं प्रश्न आते हैं कि मेथनॉल ज्यादा घुलनशील है जबकि ब्यूटेनॉल कम है, क्यों, कारण बताएं। तो कारण संबंधी प्रश्न भी देखेंगे। परिवर्तन करना भी हम लोग सीखेंगे कि अल्कोहल को कैसे अम्ल में हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा क्या प्रक्रिया क्या डालेंगे कि एक अल्कोहल अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। फिर यहाँ तक कि हम अम्लों की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, अम्ल जो जो अभिक्रियाएं करता है वो सबके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस कार्बनिक जो लेक्चर है इसको हम शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का पड़ाव। और इससे पहले आप लोग इस वीडियो के एंड तक हमारे बने रहिए, क्योंकि इसमें और पूरी कार्बनिक अम्ल का जो भी है आपका पूरा निचोड़ कंसेप्ट मिल जाएगा। और वीडियो के एंड तक बने रहिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, दोस्तों को शेयर करना न भूलिएगा। चलिए तो आते हैं हम लोग कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण करना है। तो देखिए, नामकरण करने के लिए हम आपको पहले ही बताए हैं और आपको इतना तो नॉलेज आप रखते होंगे ही कि अम्ल में कौन सा अनुलग्न लगा होता है। जैसे कि देखिए, हम बात करेंगे जो अम्ल होता है जो उसका जो पहचान होता है वो एक एल्काइल समूह रहेगा। एल्काइल समूह को पता ही होगा क्योंकि आपने 12 लेसन में जब आ गए तो आप इससे पहले 10-11 तो पढ़ ही लिए होंगे। उसमें आर को एल्काइल समूह कहते हैं और इसकी लास्ट में जो होता है आपका COOH, समझ गए, COOH जुड़ा रहता है और यही दोस्तों हमारा अम्ल का पहचान होता है, यही हमारा अम्ल का मूलक होता है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं R-COO कर लिख सकते हैं ऐसे C-O और यहाँ से OH, ये भी तरीका होता है अम्ल का व्यक्त करने का। ठीक है, और ये हमारा हो गया अम्ल का इसका मूलक, ये हो गया हमारा अम्ल का मूलक। और अम्ल का जो सूत्र की बात करें, इसका सूत्र भी आता है। अम्ल का जो सूत्र होता है, देखिए ये R जो होता है एल्काइल, इसका सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन ही होगा R एल्काइल जो है तो इसमें कार्बन की संख्या N होता है, N यानी कुछ संख्या होगा 1 2 3 4। तो जो हाइड्रोजन होता है इसका दुगना से 1 ज्यादा होता है, बस कितना होता है, दुगना से 1 ज्यादा होता है। और आपको क्या करना है, जो मूलक है उसको जोड़ लेना है, हो गया इसका सूत्र CH2N+1 COOH। या देखा जाए तो आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन 2 कार्बन इसमें है, कार्बन कितने हैं, 2 हैं और H भी आप कितने हैं, एक एक्स्ट्रा से H है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CN तो पहले से था ही,
एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो आप +1 कर लेंगे, CaN+1। और H देखिए पहले से 2n+1 रूप में था, लेकिन एक और H जो है आपका एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो आप यहाँ पे CN दुगना करके एक पहले जोड़ते थे ना, अब एक और जोड़ दीजिए, यानी कि +2 कर लीजिए। ठीक है, और जो आप C का हो गया काम, जो O2 बच रहा है आप उसको O2 कर लीजिए। तो कहीं कहीं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक अम्ल का इस तरह का भी फॉर्मूला देखा गया है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर अणु सूत्र पूछता है, खाली अम्ल का नाम तो नहीं, मतलब मेथनॉल तो नहीं पूछ रहा, बता देंगे, लेकिन सिर्फ अम्ल कहेगा तो आपको ऐसे लिखना होता है। कैसे लिखे, इसी से आपने एक कॉन्सेप्ट एक में मिला के इसका फॉर्मूला तैयार किया गया। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में परिचय हो गया। कुछ और बातें करते हैं इसके अम्ल के बारे में, और क्या जानकारी है। सॉरी, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि R से जो डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है, ये आपका है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें OH पास में है, तो कहीं ना कहीं इसमें H बंध भी है। H बंध मतलब हाइड्रोजन बंध, और जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। समझ गए, जो लोग OH आने का हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वो जल में पूरी तरह से क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। घुलनशील का मतलब दोस्तों पानी के साथ एकदम से शांत पानी की जैसे ही बन जाते हैं। अल्कोहल को ही ले लीजिए, अल्कोहल जैसे होता है ना मेथनॉल, इथेनॉल, शराब, इथेनॉल को शराब भी कहते हैं। आप शराब में पानी मिला रहे हैं कि पानी में शराब मिला रहे हैं, क्या पता चल सकता है, नहीं ना। तो कह सकते हैं कि अल्कोहल पानी में अच्छा विलय होता है, यानी कि घुलनशील होता है। मेथनॉल भी घुलनशील होता है, लेकिन मेथनॉल में अंतर होता है। मेथनॉल को जो होता है, जो पेंट करते हैं ना वार्निश फर्नीचर को, तो उसमें मेथनॉल को डाला जाता है ना। उसको कास्ट स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बोलते स्पिरिट पेंट में डालने वाला स्पिरिट आया है, तो कास्ट स्पिरिट मतलब लकड़ी वाला स्पिरिट में इसको यूज किया जाता है। लेकिन मिला जुला के देखा जाए तो वो लोग क्या होते हैं, पानी में आसानी से घुलनशील होते हैं। क्यों, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है आपका लास्ट में OH पाया जाता है। OH का मतलब हाइड्रोजन बंध। तो उसी प्रकार से आप अम्ल की संरचना को गौर से देखेंगे, जूम करके देखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इसमें OH दिखाई दे रहा है, यानी कि हाइड्रोजन बंध है। और जो हाइड्रोजन बंध बनाता है वो जल में क्या होता है, विलय होता है। ये तो आपको ना मुहर लगा लेना है कि भाई जल में विलय होगा ही होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि C के बीच में ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ा है O के साथ। और एक और बात यहाँ से नोटिस मिल रही है, भाई जहाँ भी डबल बॉन्ड पाई जाती है उसमें से अगर एक पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कहीं ना कहीं अम्ल में अगर आपका कोई भी अम्ल पूछ जाए, मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, सॉरी इथेनोइक, मिथेनोइक, प्रोपेनोइक, कोनो खानदान वाला अम्ल मिल जाए और आपसे पूछ दे कि बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो क्या जवाब देंगे। घबराने की बात नहीं है। अगर आपसे सिग्मा पाई की संख्या काउंट करने के लिए कह रहा है, तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि कैसे काउंट किया जाता है, लेकिन फिर भी अभी बता रहे हैं। बस आप इतना देखिएगा कि क्या उसमें डबल बॉन्ड कहीं बन रहा है कि नहीं। ठीक है ना, आपको क्या देखना है कि कहीं उसमें डबल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं। अगर आपको कोई अम्ल दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे R का मान रख लीजिए ना, CH3C डबल बॉन्ड O-OH, ये आपका दोस्तों है इथेनोइक अम्ल। अब इसका नामकरण हम कैसे कर दिए, आपको भी करना सिखा देंगे, लेकिन हम बता रहे हैं इसका नाम है इथेनोइक अम्ल। ठीक है, अगला पड़ाव इसी पे चलेंगे, नामकरण पे बताएंगे। तो देखिए मिथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल है, ये क्या है आपका इथेनोइक अम्ल है। और इस इथेनोइक अम्ल में आपसे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उलट पुलट के कि बताइए इथेनोइक अम्ल कितने सिग्मा बंधे और कितने पाई बंधे। तब आपको क्या करना है, बिल्कुल आसानी से जवाब देना है, बिल्कुल टेंशन एकदम ही नहीं लेना है, बिल्कुल आसानी से जवाब क्या देना है कि देखिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहीं इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है कि नहीं, कहीं भी इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कि नहीं। क्योंकि अगर आपका डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसमें एगो पाई का हिस्सा है, कितना, एगो पाई का हिस्सा है, किसमें, डबल बॉन्ड में, और एगो सिग्मा होता है। हम सिग्मा की बात ही नहीं कर रहे, हम तो पाई की बात कर रहे हैं। और अगर आपको कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो उसमें 2 पाई होता है, ये ऊपर वाला पाई होता है, नीचे वाला पाई होता है, ये वाला क्या होता है, सिग्मा होता है। अगर आपसे सिग्मा पाई काउंट करने के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या, एगो आपका होता है पाई, एगो होता है आपका सिग्मा। ठीक है, तो आप बता दोगे कि भाई इथेनोइक अम्ल में तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब एगो तो पक्का है पाई है, तो आप क्या बोलोगे कि पाई की संख्या बराबर 1। लेकिन सिग्मा की क्या, सिग्मा कैसे काउंट करें, वो भी बहुत ईजी है। सिग्मा के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सारे जितने भी इसमें परमाणु लगे हुए हैं सारे परमाणुओं को जोड़ दीजिए और एक को माइनस कर दीजिए, बस काम हो गया आपका। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैसे सिग्मा को काउंट करना है। आप देख रहे हैं कि कार्बन के परमाणु कितना है, एगो है, हाइड्रोजन के परमाणु कगो है, 3 गो है, तो टोटल कितने परमाणु यहाँ पे 4 गो है ना, ये मिला के कगो हो गया 5 गो,
ई मिला के हो गया 6 गो, ये मिला के हो गया 7 गो और ये मिला के हो गया 8 गो। टोटल 8 गो परमाणु है और पता है ना सब जोड़ क्या करना है, एगो कम करना है। तो एगो कम कर दीजिएगा तो आपका 7 आ जाएगा, यानी सिग्मा की संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बस आपको यही सब में कर देना है। कुछ भी चीज का आपसे पूछे सिग्मा कौगो है, पाई कौगो है, आपको यही ध्यान देना है। डबल बॉन्ड देखिएगा, अगर जहां डबल बॉन्ड दिख जाए वहां पे एगो पाई का हिस्सा लगा दीजिएगा। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो 2 पाई का हिस्सा लगा दीजिएगा, ऐसे पाई काउंट हो जाएगा। सिग्मा के लिए कुछ नहीं करना, टोटली परमाणु को जोड़ डालिए, कितने इसमें परमाणु कितने मौजूद है, टोटल सारे परमाणुओं को जोड़ने के बाद एक तो माइनस कर दीजिएगा, क्या मिल जाएगा आपको, सिग्मा बन मिल जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला पड़ाव पे, नामकरण पे आते हैं। अब इस अम्ल में क्या देख रहे हैं कि OH बंद होने के कारण ये भाई जल में घुलनशील होगा, हाइड्रोजन बंद है, और कहीं ना कहीं इसमें क्या है, डबल बंद है। डबल बंद मतलब पाई बंद है। अम्ल की विशेषता पूछी जाए तो बताना पड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन बंद होता है जिससे घुलनशील होता है, और इसमें जो होते हैं पाई बंद भी होता है ना, पाई बंद होता है इसमें। चलिए अब आते हैं हम लोग नामकरण पे, जो कि हमारा पहले ही टॉपिक है नामकरण। ठीक है, नामकरण बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सूत्रों से नाम और नाम से कई सूत्र निकाले सब आपको बता देंगे, ठीक ना। जो जानकारी आपको मिल रही है आपको नोट करना है तो आप पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नामकरण की ओर। देखिए नामकरण के लिए क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, स्टेप बताते हैं नामकरण के लिए हमें क्या करना है। नामकरण के लिए सबसे पहले ये देखना है, जो भी आपका जिसका भी नामकरण करना है, कुछ कोई भी सूत्र का, सबसे पहले कार्बन की संख्या को काउंट करेंगे। कार्बन की संख्या क्या करेंगे, काउंट करेंगे। कार्बन की संख्या से काउंट करने के बाद उसका पैतृक नाम चुनेंगे। क्या निकालेंगे, पैतृक नाम। पैतृक नाम समझते हैं, आपको तो पता ही होगा। पैतृक नाम एक वाले एक कार्बन आती है तो उसको मिथ कहते हैं। कार्बन 2 की संख्या अगर रहती है तो इथ कहते हैं। कार्बन 3 की संख्या अगर रहती है टोटल एक यौगिक में तो उसको प्रोप से कहते हैं, है ना। उसका पैतृक नाम उसका प्रोप से यानी कि प्रोपेन बन जाता है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या से पैतृक नाम, ठीक है, पैतृक नाम उसका आपका एल्केन के रूप में बोलना होता है। एल्केन से ई हटाकर, है ना, उसमें मीनिंग में से ई हटाकर ओइक जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ देता है आपका, ओइक। क्या जोड़ देते हैं उसमें, ओइक जोड़ देंगे। ओइक का मतलब ओइक एसिड, है ना। ओइक एसिड जोड़कर नामकरण किया जाता है, जोड़कर नामकरण किया जाता है, नामकरण किया जाता है। क्या जोड़ना है आपको, ओइक जोड़ना है ना। पहचान क्या है इसका, COOH, ठीक है। लेकिन जब नाम आप जब उसको पुकारोगे तो पुकारते समय क्योंकि क्या बात पर ध्यान देना है, जब आप उसको पुकारो तो लास्ट में ओइक अम्ल लगाकर पुकारना चाहिए ना, ओइक अम्ल। जैसे एग्जांपल में आप 1 देखिए, ठीक है, इसका ढांचा जो है यही है ना, R होना चाहिए और COOH होना चाहिए। चलिए R का मान हम बदलते जाते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 COOH, C2H5 COOH, या इसको फैला देते हैं CH3 CH2 COOH। ऐसे ऐसे आपके सामने सूत्र जो है पड़े हुए हैं। ये तो आपका इसका ढांचा था, इस आधार पे R के जो है मान बदले हैं। तो ये सब जो आपके अम्ल है तो इसका नामकरण कैसे करना है, आपने क्या देखा कि कार्बन की संख्या से पैतृक नाम, तो कार्बन की संख्या जो इसका पैतृक नाम होगा एल्केन, मतलब जो एल्केन का होगा ना, मीनिंग एल्केन का ये मीनिंग होता है, ठीक है। अब कार्बन की संख्या से पैतृक नाम आपका क्या मिलेगा, कार्बन 1 रहेगा तो मीथेन, कार्बन 2 रहेगा तो इथेन, कार्बन 3 रहेगा तो प्रोपेन। तो इथेन मीथेन प्रोपेन आदि क्या एल्केन के ही सदस्य हैं, एल्केन के फॉर्मूले नाम से आ रहे हैं। तो जो भी आएगा ना एल्केन के रूप में, इथेन मीथेन प्रोपेन, ऐसा उसके लास्ट वाले मीनिंग में से ई हटा दीजिए, ई को हटा दीजिए और क्या जोड़ दीजिए उसमें, ओइक जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, ओइक एसिड जोड़ दीजिए, और जो भी आएगा उसका आपका नाम हो जाएगा। जैसे कि एल्केनोइक, इसका नाम क्या जाएगा आपका, एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड आपका नाम हो जाएगा। इसी तरह बनाकर कीजिए। चलिए काम करते हैं हम लोग, कितने इसमें कार्बन है बताइए। तो आप देख रहे हैं कि टोटली में एक तो पहले उसका जो कार्बन है ना, कार्बन के जो भी अम्ल है ना, अम्ल में क्या है, जो उसका मूलक होता है, पहचान मूलक, उसमें पहले से वो कार्बन मौजूद है, यानी कि पहला नंबर कार्बन है, इसी को मान लीजिए। और फिर आप देखोगे कि एक और कार्बन मौजूद है। टोटल मिला के इस सूत्र में 2 कार्बन है, कितने हैं, 2 हैं। और 2 वाले से आपको जो पैतृक बनेगा क्या बनेगा, मीथेन, सॉरी 2 वाले से क्या बनेगा आपका नाम, इथेन बनेगा। क्या बनेगा आपका पैतृक नाम, इथेन। एल्केन के रूप में बोलना है, ठीक ना, एल्केन के रूप में बोलना है। तो 2 कार्बन से पैतृक नाम बनेगा इथेन। और आप देख रहे हो कि ये भी अम्ल है, और अम्ल के लिए क्या जोड़ना होता है, ओइक एसिड।
तो यहाँ पे क्या लगा देना है आपको, हिंदी में ही लिख रहे हैं, आपको ओइक अम्ल को लगा देना है। अब बताइए क्या बन गया, ये बन गया ना इथेन, ना में ओ लगा दीजिए, नो इक, क्या बन गया आपका इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल क्या बन गया, इथेनोइक अम्ल बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कार्बन 2 यहाँ पे है और ये यहाँ पे 1 है, टोटल मिला के यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, टोटल मिला के कितने कार्बन है, 3 है। और 3 से जो इसका पैतृक बनेगा वो प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा आपका, प्रोपेन बनेगा, प्रोपेन। और प्रोपेन में लगाएंगे ओइक अम्ल तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। उसी प्रकार से इसको आप कर सकते हैं, कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 से जो बनता है इसका पैतृक वो ब्यूटेन बनता है। और ब्यूटेन में ओइक का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत ही आसानी से इसका नामकरण हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए और भी सूत्र देखते हैं। ठीक है, और तरीके देखते हैं नामकरण के और कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप कार्बन गिनती हम इधर से ही शुरू इसलिए करते हैं क्योंकि जो मूलक होता है ना, जो ग्रुप होता है वो अपने आप को सबसे कम नंबर स्थान लेने की कोशिश करता है। तो अंकन से गिनती शुरू करते हैं हम लोग, जिधर से आपका ये ग्रुप शुरू जहाँ रहता है ना उसी से आपको गिनती शुरू करनी होती है। ठीक है, चलिए और सूत्र देखते हैं हम लोग, और सूत्र के बारे में देखते हैं कि और कैसे इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सूत्र करेंगे ताकि कोई भी आपके मन में डाउट न रह जाए। ठीक है, बड़े से बड़े रिंग वाले का भी हम लोग करेंगे ना, रिंग वाले जो बेंजोइक अम्ल बनता है उसका भी करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि कोई लंबी सी श्रृंखला थी, CH3 CH2 CH COOH, और इस वाले कार्बन से आपका कुछ जुड़ा हुआ है CH3, अलग से कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसका नामकरण करते समय आप ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे नामकरण आप करेंगे। आपको पता है ना, पीछे से गिनती शुरू करते हैं, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है और ये आपका 4 कार्बन है। एक आपको लंबी सी श्रृंखला देखनी होती है, ये नहीं किसी को 500 कार्बन मान लीजिए, जी नहीं, बस आप एक पटरी की तरह देखो कि अगर इस कार्बन को पकड़ रहे, इसी लाइन को पकड़े पकड़े कितने कार्बन हमको मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं लंबी श्रृंखला, या कार्बन की श्रृंखला भी कहते हैं। तो इस कार्बन की श्रृंखला में आपको कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। तो 4 से उसका पैतृक बनेगा ब्यूटेन, और इसके लिए लगाना पड़ेगा ओइक अम्ल। मिला जुला के आपका है ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या है आपका ये, ब्यूटेनोइक अम्ल है, ब्यूटेनोइक अम्ल है, समझ गए। लेकिन ये वाला CH3 का हम क्या करें, तो CH3 कार्बन 1 है, CH3 इसको हम मिथाइल या मेथिल सदस्य कहते हैं। तो ये मेथिल आपका कौन से वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है वो देखना होता है। तो देखिए इधर से गिनती करेंगे, ये ग्रुप वाले को 1 कार्बन देना है ना, तो इसके जस्ट बगल वाले क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर कार्बन है, ये तीसरा, ये चौथा। तो आप दूसरे वाले से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो आप बोल दीजिए भाई दूसरे वाले पे क्या है, मेथिल है, दूसरे पे क्या है आपका मेथिल है, तो आप बोल दीजिए 2 मेथिल, और टोटल मिला के ये है क्या, ब्यूटेनोइक अम्ल। 2 मेथिल क्या हो गया, ये ब्यूटेनोइक अम्ल। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप वाले के बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा के नाम से भी जानते हैं, ये उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके जस्ट बगल वाले को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, गामा कार्बन। तो आप 2 की जगह भी आप अल्फा भी जोड़ सकते हो, तो अल्फा मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है ना, समझ गए। चलिए उसी प्रकार से आप समझ गए तो दूसरा बताइएगा, CH3 CH2 COOH, यहाँ से हम जोड़ देंगे CH3 CH2 इतना लंबा, और यहाँ से जोड़ देंगे हम CH। चलिए ऐसा इसका नामकरण करना है, कैसे करेंगे, देखिए हमें एक लंबी श्रृंखला देखना है कि जहाँ से एक लंबी श्रृंखला का एक सीरीज बन रहा हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ से, देखिए हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, और लंबा बनाते हैं इसको, हम और लंबा बनाते हैं। चलिए इसको और लंबा बनाते हैं, बताएंगे क्यों। देखिए यहाँ से हम चल रहे थे लंबी श्रृंखला को, जो लंबा मिल जाए वहीं पे, तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, टोटल कितने मिल रहे हैं हमें, 6 नंबर, यानी कि 6 लंबी श्रृंखला मिल रही है। ठीक है, और ये आपका जो है यहाँ से हम लोग एक श्रृंखला भी मोड़ सकते थे, बताएंगे आगे। चलिए ये आपका लंबा श्रृंखला हो गया ना, तो 6 से आपका पैतृक बनेगा हेक्सेन, और हेक्सेन में लगा देंगे ओइक अम्ल, तो बन जाएगा हेक्सेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा आपका ये, हेक्सेनोइक अम्ल। लेकिन हेक्सेनोइक अम्ल तो ये है ही, इसका पैतृक हो ही गया, लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 3 से जुड़ा है क्लोरो, और कार्बन नंबर 4 से जुड़ा है कार्बन 1 2 यानी कि एथिल जुड़ा हुआ है, ये है क्लोरो और ये है एथिल।
तो पहले इन लोगों का निपटान करना होता है क्योंकि फालतू में जुड़े हुए एक सीरीज से बाहर है। तो बाहर वाले को पहले हम लोग, जो भी बाहरी लोग हैं पहले बाहर वाले खिला ले, फिर अपने घर के लोग बैठे खा लेंगे एक साथ। तो बाहरी लोग में क्या है आपका 3 पे क्या जुड़ा है क्लोरो, और अल्फाबेट से आपको लाइन में बताना होता है क्योंकि सी से आता है क्लोरो और यहाँ पर ई से आता है एथिल। तो एबीसीडी यानी अल्फाबेट में आपका सी आप तीसरे नंबर पे है और एथिल यानी ई 5वें नंबर पे है। तो पहले क्लोरो लिखेंगे, अल्फाबेट में क्लोरो सी फॉर होता है, सी यानी कि तीसरा अक्षर एबीसीडी का, और एथिल का बदल से क्या बनेगा एथिल, और एथिल क्या होता है ए बी सी डी, ई यानी कि 5वां नंबर है। तो पहले आपको क्लोरो लिखना है यानी कि क्या हो जाएगा आपका 3 क्लोरो, और चौथे नंबर से क्या जुड़ा है एथिल। तो लिखेंगे 4 एथिल 3 क्लोरो 4 एथिल। बाकी आपका क्या बन गया है हेक्सेनोइक अम्ल। क्या बन गया आपका ये हेक्सेनोइक अम्ल, ये बन गया हेक्सेनोइक अम्ल आपका बन गया है। हम आपको बताते हैं लंबी श्रृंखला क्या खेले, देखिए इसी चीज को हम आपको बताते हैं। इसको देखिएगा CH3 यहाँ लिख दीजिए, CH2 CH2COOH, और यहाँ से लिख दीजिएगा CH3 CH2, जी नहीं CH2 CH2 रहेगा, 1 2 2 रहेगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसके बॉन्ड आगे से भी यार यहाँ रहेगा CH3 रहेगा और यहाँ रहेगा आपका CH3, ठीक है। अब देखिए तो इसका आप नामकरण कैसे करेंगे, देखिए तो आपको लग रहा होगा कि भाई लंबा श्रृंखला 1 2 3 4 और इसको अलग से, तो नहीं, हम लंबी श्रृंखला का मतलब होगा ये सोचेगा कि मेरा सबसे लंबा ट्रेन की पटरी होना चाहिए, लंबी चेन होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 सीधी लंबी श्रृंखला में आते हैं तो 4 ही कार्बन मिल रहा है, लेकिन अगर सोचिए क्यों ना हम यहाँ से यहाँ मुड़ जाए, तीसरी कार्बन के बाद इसको चौथी बता दे और इसको 5वीं बता दे, तो लंबी श्रृंखला तो मेरी यही हो जा रही है, 5 कार्बन मिल रहे हैं, समझिए। ऐसे अगर लाइन से करेंगे तो 4 ही कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको छोड़ देंगे और 1 2 3 के बाद इसको हम चौथा मान लें, ये चौथा कार्बन है और ये 5वां कार्बन है, तो यहाँ से हमें 5 कार्बन मिल रहे हैं और कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहता है। तो ये अम्ल भी सोचेगा तो चलो भाई मेरे 5 सदस्य है, मतलब हम लोग एक घर में 5 फैमिली से हैं, तो ये अपने आप को पेंटेनोइक बनाना पसंद करेगा, 5 कार्बन से पेंटेन और वही पेंटेनोइक अम्ल। इसका क्या करे तो ये अलग में आ जाएगा, फालतू में मेथिल बोलेंगे, 3 वाले से क्या जुड़ा है मेथिल, तो बोल देंगे 3 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा आपका 3 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा आपका 3 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल, समझ गए। तो ऐसे आपको नामकरण करना होता है, कितना इजी प्रक्रिया था ना, बस पैतृक नाम कार्बन गिनो, पैतृक नाम इसमें OH लगा दो, हो गया क्लास। अब बाकी जो फालतू कार्बन की संख्या काउंट कर लो, कार्बन में अंकन कर दो, चिन्ह दे दो कार्बन की, नंबर दे दो, नंबरिंग कर लो, और जो जो उस स्थान पे है उसका नाम डाल दो। और देखना कभी भी लंबी श्रृंखला, जैसे कि यहाँ देख रहे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 आ रहा था, इधर से भी 6 आ रहा था, तो चलो भाई यही सही, कहीं भी करेंगे तो हमें 4 से ही इथिल आएगा, 4 से ना 4 एथिल, 4 पे ही एथिल आएगा, और अगर हम इसके बाद इसको 5 6 मान ले तो 4 पे एथिल होता है ना, 4 पे एथिल, तो मिला जुला के दोनों नाम सेम ही होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बेंजीन वाले में कैसे नामकरण करना होता है उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। बेंजीन वाले में जो नई कलर जो होता है उसमें क्या ध्यान देना होता है, ठीक है, उसका भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसमें भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना। तो चलिए आते हैं बेंजीन वाले पे। देखिए बेंजीन वाले में जो होता है एरोमेटिक बेंजीन जो होते हैं, एरोमेटिक बेंजीन का मतलब बेंजीन में अम्ल रहेगा, ये अम्ल हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजोइक अम्ल। क्या बोलेंगे बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल कहेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे बेंजोइक अम्ल। लेकिन अगर यही अम्ल का सदस्य आपका अगर कार्बन नंबर 1 पे, पता है ना ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है और 6 है, बेंजीन में टोटल 6 कार्बन होते हैं। और यूपीएक नाम करते समय हमें कार्बन की संख्या का भी ध्यान होना बहुत जरूरी होता है। तो कार्बन नंबर 1 पे भी है और 2 वाले पे अभी अगर COOH है तो उस समय इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ये आपको 1 और 2 वाले को हम लोग ऑर्थो कहते हैं। अगर कोई भी समूह 1 वाले पे और 2 वाले पे साथ साथ रहते हैं, कोई भी मूलक रहते हैं, उसको हम ऑर्थो कहते हैं। तो कुछ नहीं, आपको क्या लगा देना है ऑर्थो लगा देना है, क्या लगा देना है ऑर्थो बेंजोइक अम्ल लगा देना है। कहीं कहीं तो ऑर्थो को सिर्फ O लिखकर भी छोड़ा रहता है, O का मतलब ऑर्थो होता है। आप लोग देखे भी हो कहीं O लिखा होगा, कहीं M लिखा होगा, M का मतलब मेटा, P लिखा होगा मतलब पैरा होता है, ठीक है। ऑर्थो बेंजोइक अम्ल हो गया, ऑर्थो बेंजोइक अम्ल। इसी को अगर हम, और हाँ एक इसको हम लोग बोलते हैं थाइलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इसका एक और नाम आप लोग लिख लेंगे थाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, थाइलिक एसिड बोलते हैं। ये कपड़े जो होता है ना टेली बनाने में काम आता है, थाइलिक एसिड का उपयोग वहाँ पे आपको पढ़ना है, बहुलक 14 लेसन में आपको बताया जाएगा।
दूसरा आपको क्या देखिए, ये बेंजीन सदस्य है, अगर इसमें जो मूलक है कार्बन नंबर 1 पे रहे और दूसरा मूलक जो है आपका कार्बन नंबर 3 पे रहे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटा, क्योंकि 1 और 3 पे है, ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 5 ये 6, 1 3 वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटा बोलते हैं, मेटा स्थान बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा मेटा बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा आपका, ये मेटा बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। और इसका एक और नाम होता है आइसोथैलिक एसिड। क्या नाम है इसका, आइसोथैलिक एसिड। मेटा वाले को ही क्या कहते हैं हम लोग, आइसोथैलिक एसिड। थैलिक एसिड और आइसोथैलिक एसिड से हम लोग रेडी बनाते हैं, ये हम लोग चौथे से में जानेंगे, ठीक है, कपड़े में दोनों का यूज किया जाता है। और देखिए अगर आपका कुछ ऐसा हो, एक आपका रिंग यहाँ हो और दूसरा आपका यहाँ हो, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। पैरा का मतलब पी भी कहीं के लिखा होता है ऐसे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पैराबेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, पैराबेंजोइक अम्ल हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं टरथैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, टरथैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, टरथैलिक एसिड, ठीक है। थैलिक, थैला की तरह है थैलिक, ये आपका हो जाएगा, मेटा वाले को बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, और इसको बोलेंगे टरथैलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका रिंग वाला, ठीक है। आपको और बता दें इसी रिंग वाले में, देखिए ध्यान कर देना है आपको, बस बहुत ही आसानी से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका अम्ल है और यहीं पे आपका NO2 जुड़ा होगा, और दोनों उतना ही अपने आप में महत्व रखते हैं, क्योंकि ये अम्ल के सदस्य है और ये आपका नाइट्रोबेंजीन सदस्य है। इसको ढक दिया जाए बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, और इसको ढक दिया जाए तो ये नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। तो दोनों में से आपको दोनों का उतना ही वैल्यू है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको ऑर्थो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब है 1 2 वाले पे जुड़े हुए हैं। ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो पे क्या है आपका, नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। ऑर्थो नाइट्रो क्या बन जाएगा आपका, ये बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपका एक अम्ल जो है यहाँ पे है और यहाँ पर नाइट्रो जो है तीसरे नंबर पे है, तो पता है ना 1 3 को क्या बोलते हैं, मेटा। तो आप बोल सकते हो मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो हो जाएगा, मेटा नाइट्रो फिर बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। और उसी प्रकार से अगर आपका नाइट्रोबेंजीन जो है किस कोई भी हो, मान लो नाइट्रो की जगह आपका हो सकता है कि ये हो, मान लो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन जुड़ा रहेगा तो क्या लिखेंगे आप, पैरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। लेकिन कुछ भी जुड़ा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 से जुड़ा हुआ है ना, OCH3 जुड़ा, इसका नाम क्या होगा, देखिए आप देख रहे हैं कि एक अगर ये ना होता तो ये इथर केस होता है। इथर का मतलब क्या होता है, इधर भी CH3 बीच में O, इधर बेंजीन है ना, ये आपका मिथॉक्सी बेंजीन हो जाता है। क्या हो जाता है, मिथॉक्सी, मीथेन में ऑक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन इसमें अम्ल भी जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे नामकरण करना है, मिथॉक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या नाम इसका हो जाएगा, मिथॉक्सी, मीथेन में ऑक्सी मिथॉक्सी, फिर ये बेंजोइक अम्ल, पैरा मिथॉक्सी, सॉरी इसमें भी आपको पी लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पी का मतलब पैरा मिथॉक्सी, ठीक है, मिथॉक्सी, पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा आपका, पैरामिथॉक्सी बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, पैरामिथॉक्सी बेंजोइक अम्ल। देखा आपने कितने आसानी से नामकरण हो गया सबका। चलिए इससे बाहर आपका परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका सब चीज क्लियर हो चुका है। और एक और बात बता देते हैं आपको, ये सब तो हो गया, आपको पॉज से स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ठीक है, ये सब तो हो गया। अगर आपका सूत्र दिया रहे और हिंदी में नाम पूछे तो क्या करेंगे, सूत्र ही दे दिया और हिंदी में नाम पूछे तो वो तो बहुत ही इजी है, इसको तो करना ही नहीं है, क्या इजी, देखिए चलिए हिंदी में नाम दे दिया, सॉरी हिंदी में ही नाम दे दिया। जैसे मान लीजिए नाम दे दिया है वो 3 मिथाइल प्रोपेनोइक नहीं, ब्यूटेनोइक लेते हैं, ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल। ऐसे ऐसे आपको हिंदी में दे दिया, पूछेगा सूत्र बताइए 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक अम्ल। इसके लिए अलग से भी वीडियो बना दिए हम, ठीक है, निचोड़ कंसेप्ट बना दिए सारे योग के लिए, कब क्या ध्यान देना है हमें, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक हम बता देते हैं क्या ध्यान देना है। ब्यूटेनोइक अम्ल में सबसे पहले आप उसको ब्यूट पकड़िए, पैतरी पकड़िए, क्या लगा ब्यूट, ब्यूट में भी नोइक, तो ब्यूट के लिए कार्बन होना चाहिए 4 और नोइक के लिए लास्ट में होना चाहिए COOH, ये ध्यान देना चाहिए। तो कार्बन होने चाहिए टोटल 4 और पहले से वो COOH है, मतलब कि यहाँ पे लिख देंगे हम COOH, और जो यहाँ पे हम लिख दिए एक कार्बन पहले से ही है, तो पीछे इसके पीछे 3 कार्बन और जोड़ देंगे, हमारा ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाएगा। तो 3 कार्बन और जोड़िए, 1 2 3 मिला के कितने हो गए, 4 हो गए। और आपको बता दें कि एक कार्बन के 4 बंध ही बनते हैं, 5वें नहीं। तो 4 बंध बनाने के लिए क्या करेगा, एक तो आगे वाले से बंध बना चुका है, और जो बना चुका है तो भाई 2 ही जुड़ेगा ना अपने अंदर, 2 नहीं छोड़ 3 जुड़ेगा, 3 H के साथ और एक आगे, 4 बंध हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 3 मिथाइल, यानी कि 1 2 3 तीसरे नंबर कार्बन यही है, और इससे हमें क्या जोड़ देना है, तो मिथाइल भी जोड़ देना है।
तो इस वाले कार्बन के हमें करने हैं 4 बंध। इसके पीछे से 2 इधर से बन गए और एक आगे से, यानी 3 बंध बन चुका है। तो यहाँ पे H के साथ बंध बनाएगा तो हो जाएगा 4 बंध। ठीक है, तो इस वाले कार्बन ने एक पीछे से बनाया और एक आगे से बनाया, तो यहाँ इसको होना चाहिए 2 बंध H के साथ, जगह 4 बंध होगा। तो ऐसे आप सूत्र बना सकते हैं। ये आपका हो गया 1 2 3, 3 से क्या जुड़ा है मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया, थोड़ा 4 कार्बन से क्या बनेगा ब्यूट, ब्यूट में ओइक, ब्यूटेनोइक। तो ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं उसके बनाने की विधि पे आते हैं, बहुत टाइम में इस पे हो गया। चलिए तो बनाने की विधि पे हम लोग आते हैं। ओके, बनाने की विधि आपका ये अल्कोहल से बनाया जाता है, लेकिन प्रक्रिया 2 स्टेप में होती है। एक बार अगर इसका ऑक्सीकरण करते हैं अल्कोहल का तो एल्डिहाइड बनता है, पुनः एक बार फिर करते हैं तो क्या बनता है, वो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है ना, एल्डिहाइड। तो पहले अल्कोहल से कार्य शुरू करेंगे, अल्कोहल से क्या बनता है एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा अम्ल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन बहुत इजी प्रक्रिया होती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए कैसे, इसका हम आते हैं विरचन पे। किसका विरचन है, ये अम्ल का विरचन। विरचन का मतलब बनाने की विधि। ठीक है, देखिए अम्ल का विरचन, तो इसके अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है। इसका विरचन कैसे किया जाता है, तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा इसका विरचन किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा इसका विरचन किया जाता है। ठीक है ना, विरचन किया जाता है, अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा इसका विरचन किया जाता है। अब अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, देखिए ये अल्कोहल है ना, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में करेंगे इसका ऑक्सीकरण। जैसे इसका ऑक्सीकरण करेंगे मतलब इसमें से क्या होता है कि O एक एक्स्ट्रा जुड़ता है और एक इसका ऐसे देखिए होता है R-CH2 और लास्ट में OH। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाता है एल्डिहाइड और फिर इसका करते हैं ऑक्सीकरण तो बन जाता है अम्ल। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे हुआ एग्जाम्पल के साथ। जैसे मानिए R की जगह हम रख के देखिए CH3, ये आपका है CH3, CH2 और ये हमारा OH। टोटल मिला के आपके कितने कार्बन हुए, 1 2, 2 से बनता है इथ बनता है इथेन, और OH के लिए और लगाना होता है, यानी कि इथेनॉल है, यानी कि ये एल्कोहल है, इसका नाम क्या है इथेनॉल। क्या नाम है इसका, इथेनॉल। तो अल्कोहल से पहले क्या बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा आपका अम्ल बन जाएगा। तो इसका जो करेंगे हम लोग ऑक्सीकरण, क्या कर देंगे इसका हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे। तो ऑक्सीकरण का मतलब होगा O को जोड़ना है और साथ में H2O को बाहर भी निकालना है, H2O को बाहर निकालना है। देख लीजिएगा H2O को आपको बाहर निकालना है। H2O का मतलब देखिए हाई H दिख रहा है, H2 देखिए कैसे बाहर निकालना है, हाई H2 दिख रहा है, H2O, इस दोनों को बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, CH3 बचेगा, हाई C बचेगा, C बच गया, हाई H बच गया, और पता ना ऑक्सीकरण होता वो ऐड होगा ही O, CH3CHO। पता है ना आपका CHO एल्डिहाइड का प्रतीक होता है, एल्डिहाइड है CHO लगा हुआ है, तो कितने कार्बन होएगा इसमें आपके 1 और 2 होता है इथेन, और एल्डिहाइड के लास्ट में अल लगाना होता है, मतलब हो गया आपका इथेनॉल। ये आपका एल्डिहाइड बन गया, देखे ना इथेनॉल से क्या बन गया इथेनॉल बन गया। ठीक है, लेकिन अभी आपको बनाना है अम्ल। एक बार और ऑक्सीकरण कर दीजिए, लो कर दिया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, आपका एक और O जुड़ जाएगा, और यही तो हम चाहते थे। CH3 में C और एक O है, एक और O जोड़ दीजिए और H लगा दीजिए, ये आपका हो गया कार्बन 1 2 से इथेन, इथेनोइक, इथेनोइक अम्ल बन गया। क्या बन गया आपका इथेनोइक अम्ल बन गया। तो ऐसे आपका विरचन होता है, अल्कोहल के ऑक्सीकरण कीजिए एल्डिहाइड बनेगा, फिर से कीजिए तो क्या बन जाएगा अम्ल बन जाएगा। तो ये आपके हो गए अल्कोहल के विरचन हो गया। ठीक है, एथेनॉल, इथेनॉल, इथेनोइक अम्ल। लेकिन इससे एक आइडिया आ रहा है, इससे आपका एक कारण संबंधी प्रश्न या परिवर्तन करने वाला प्रश्न भी आ सकता है। कैसे, जैसे इथेनॉल के ऑक्सीकरण से इथेनॉल बन गया और इथेनॉल के ऑक्सीकरण से इथेनोइक बन गया, कॉमन आपको नहीं दिख रहा है, इथ वाला चल रहा है, कार्बन 2 तो कार्बन 2 ही चल रहा है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रोपेनॉल का, किसका, प्रोपेनॉल का अगर हम ऑक्सीकरण कर दें तो पहले प्रोपेनॉल बनेगा, फिर प्रोपेनॉल को कर दें तो प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। इसी लॉजिक से आपका परिवर्तन करने वाले प्रश्न भी आ जाएंगे कि प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक में परिवर्तन करें, ब्यूटेनॉल को ब्यूटेनोइक में परिवर्तन करें। तो बस यही आपका प्रक्रिया अपनाना है। ब्यूटेनॉल के लिए सूत्र यहाँ लगाना है, ब्यूटेनॉल के लिए ब्यूट में 4 कार्बन 4 होने चाहिए और OH लगाना है। तो ब्यूटेनॉल लेंगे, यही प्रक्रिया अपनाएंगे कि O को जोड़ेंगे, H2O बाहर निकालेंगे, तो जो बचेगा वो हमारा ब्यूटेनॉल होगा। उसमें एक और O ऐड कर देंगे तो ब्यूटेनोइक हो जाएगा। तो
तो परिवर्तन करने वाले आपके प्रश्न भी इसी आधार पे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए भौतिक गुण में देखा जाए कि ये अम्ल जो होता है इसमें COOH यानी OH यानी कि जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, ये तो होना ही था, जल में घुलनशील तो ये होगा ही, ये अम्लीय प्रकृति तो है। ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो होता है थोड़ा सा गंध वाली होती है। क्या होती है, थोड़ा सा तीसरे गंध आने वाली, एक विशिष्ट गंध वाली होती है। यह कैसी होती है, विशिष्ट गंध वाली आपकी द्रव होती है, विशिष्ट गंध वाली द्रव है। हालांकि कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होती है, लेकिन जो गंध होता है थोड़ी सी अलग ही इसकी गंध होती है, विशिष्ट गंध वाली क्या है, ये द्रव है। ठीक है, इस हाइड्रोजन बंध के कारण इसके अंदर हाइड्रोजन अबंध पाया जाता है, अंदर ही अंदर अपने आप में हाइड्रोजन अबंध का निर्माण करता है। तो अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के कारण ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। कहाँ पे, ये जल में घुलनशील है या विलेय है, जल में क्या है आपका, ये विलेय होता है, विलेय है। तीसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा कार्बन की संख्या बोलिए या आपका बोलिए भार बोल लीजिए, है ना, अणुभार। कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ या एल्काइल का जो होता है ना, एल्काइल की संख्या बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, तो यह एल्काइल की संख्या, कार्बन की संख्या या आर का आकार बोल सकते हैं। आर का आकार का मतलब बड़ा आकार, आर की बात हम नहीं कर रहे। आकार का मतलब अगर आपने कार्बन की जगह CH3 रखा था, एक कार्बन वाला, फिर C2H5 दो कार्बन वाला, फिर C3, तो कहने कि आर का आकार क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आर का आकार बढ़ने पर घुलनशीलता कम होती है। क्या कम होती है, घुलनशीलता कम होती है। घुलनशीलता क्या होती है, कम आपकी कम होती है। कैसे, इसको हम लोग कारण संबंधी प्रश्न में भी देखेंगे कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये आपका HCOOH, इसमें एक कार्बन है यानी कि मेथनोइक अम्ल है। फिर आपका दूसरा आपका कार्बन हो जाएगा CH3COOH। देखिए कार्बन संख्या बढ़ रहा है, एक था, आप कितने हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार से एक आपका हो जाएगा CH3CH2COOH, यहाँ पे कार्बन संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। फिर हो सकता है CH3CH2CH2COOH, यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ने पर घुलनशीलता कम होती है। या आर का आकार, ये देखिए ये आर था ना, यहाँ पे आर एक भी नहीं, यहाँ पे आर क्या है, एक कार्बन वाला, आर क्या है, 2 कार्बन वाला, यहाँ क्या है, 3 कार्बन वाला। तो आकार बढ़ने से क्या होती है, घुलनशीलता कम होती है। कहने का मतलब ये देखिए छोटा एक कार्बन वाला है तो आसानी से घुल जाएगा, घुलनशीलता इसकी अधिक हो जाएगी। हमसे क्या कर रहा है कि घुलनशीलता कम होती है, किसकी, जिसका आकार बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा घुलनशीलता कम हो जाएगी। इन दोनों में से इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है, जिसका आकार बड़ा होता है घुलनशीलता कम होती है ना, यानी कि इन दोनों में से इसकी घुलनशीलता कम होगी और इसकी ज्यादा होगी। उसी प्रकार से इन दोनों में से इसकी घुलनशीलता होगी और इसकी कम होगी, इसकी घुलनशीलता होगी, इसकी कम होगी। देखा जाए तो जैसे जैसे आकार बड़ा हो रहा था उसकी घुलनशीलता क्या हो रही है, कम हो रही है। क्वथनांक की बात करें, जो उबलने वाला जो पॉइंट होता है, ज्यादा किसका होता है, ज्यादा क्वथनांक किसमें देने की जरूरत पड़ती है, भाई जिसका आकार बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा। तो इन लोगों का साइज बड़ा है तो इन लोगों का क्वथनांक क्या होता है, बड़ा होता है। फिर इसका कम हो जाएगा, इसका कम, सबसे कम इसका हो जाएगा। मतलब कम तापे जल्दी उबल जाएगा और देर से उबलेगा, देर से उबलेगा तो क्या बढ़ेगा, क्वथनांक ज्यादा है। समझ में आ रहा है, उसमें मुंह उल्टा करना पड़ेगा इसका। तो ऐसे आपके कारण से प्रश्न हो सकते हैं। अभी प्रश्न क्या आ रहा है, देखिए प्रश्न आपका ये आएगा, ऐसा कारण से प्रश्न में कारण बताए में पूछेगा कि जो मेथनोइक होता है, क्या होता है, मेथनोइक यानी कि H-COOH, मेथनोइक अम्ल जल में तीव्र घुलनशील है या जल्दी घुलनशील है, जबकि ब्यूटनोइक अम्ल इसके अपेक्षा कम घुलनशील है। क्यों, कारण बताइए। तो बस इजीली है, जब आपका ग्रुप देख रहे हो कि भाई इसका ग्रुप और इसका C1 2 3 4 C3H7COOH, हम देख रहे हैं भाई कार्बन इसमें बस एक यहाँ ही है, कार्बन इसमें एक यहाँ और एक 4 है, तो क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे भाई कार्बन की संख्या कम होने के कारण ये जल्दी घुलनशील है और कार्बन संख्या ज्यादा होने के कारण ये देर से घुलनशील है। हो गया कारण का आंसर। क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी अम्ल अम्ल दोनों सेम ही है, तो कारण बताने के लिए बस कार्बन की संख्या ही दिखाई दे रही है ना, तो आप वहां से हट जाओ पीछे। हाँ भाई इसमें कार्बन संख्या एक है, इसमें ज्यादा है, इसलिए ज्यादा घुलनशील, देर से घुलता है ना, बड़ा झोल झाल है तो देर से ही घुलेगा ना, ये तो बहुत इजीली है, जल्दी घुल जाता है। चलिए अब आते हैं इसकी अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया पर। ठीक है, आप लोग आराम से देखते रहिए और उम्मीद करते हैं आप समझते हुए चल रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट भी किया कीजिए यार आप लोग,
क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, मतलब उससे हमें एक अनुभूति होती है कि हमने अच्छा किया नहीं किया, हमें और अच्छा करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ठीक है। बस देख के निकलना अच्छी बात नहीं होती, लाइक भी किया कीजिए उसको। देखिए अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अम्ल की हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अम्ल है तो क्षार से अभिक्रिया करना इसे बहुत पसंद लगता है। अम्ल है तो क्षार से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। तो अम्ल की अभिक्रिया पहले देखेंगे, अभिक्रिया तो पहले क्षार से अभिक्रिया कराते हैं। किससे अभिक्रिया कराते हैं, इसकी क्षार से अभिक्रिया, ठीक है। किससे अभिक्रिया, क्षार से अभिक्रिया कराते हैं। किसकी, अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम लोग, क्षार से। देखिए क्षार से जब अभिक्रिया कराएंगे अम्ल की, तो आप अम्ल का सूत्र लिख लो, जैसे कि मान लो CH3COOH क्या है आपका, इथेनोइक अम्ल है। क्षार में ले लो आप NaOH ले लो, क्या ले लो, NaOH। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ से आपके OH और यहाँ से H मिल के बन जाएंगे H2O, क्योंकि जब भी अम्ल क्षार अभिक्रिया करते हैं H2O बाहर निकलता है और लवण बनता है। H2O को बाहर निकालने के बाद जो बच रहा है आप में जोड़ दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। CH3 बच रहा है, COO बच रहा है और यहाँ से क्या बच रहा है, Na बच रहा है, तो बस हो गया, ये आपका लवण बन गया। और इस लवण का नाम क्या है, इस लवण का नाम है सोडियम और इतना एसीटेट। इस लवण का नाम क्या है आपका, सोडियम एसीटेट। या आपकी आम भाषा में बोले तो सोडियम का लवण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ आपका, सोडियम लवण प्राप्त हुआ, लवण, सोडियम लवण यानी कि सोडियम एसीटेट। क्योंकि ये आपका ये क्षार था और ये आपका क्या था, अम्ल था। जब भी अम्ल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और साथ में जल बाहर निकलता है। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया आपको समझ गए ना। दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो आपकी अमोनिया से करा दीजिए। किससे करा दीजिए, अमोनिया से, ठीक है। अमोनिया से करा दीजिए, अमोनिया से अभिक्रिया। जब अमोनिया से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, अमोनिया भी क्षार ही है और ये अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसमें भी लवण ही बनता है। क्या देखिए, जैसे मान लीजिए CH3COOH और यहाँ से बन गया आपका NH3, अमोनिया NH3 ही होता है। तो पता है क्या होता है, NH3 और H आपस में ज्वाइन होकर NH4 बना लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा CH3COOH NH3, क्या बन जाता है आपका NH3, NH4 क्या बन जाता है आपका NH4, एक ही में जुड़ जाएगा NH4। इसको हम लोग बोलेंगे अमोनियम एसीटेट या अमोनियम लवण। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, अमोनियम, जैसे ना सोडियम लवण, ये आपका हो जाएगा अमोनियम लवण। क्या हो जाएगा, अमोनियम लवण या अमोनियम एसीटेट। लेकिन जब अम्ल क्षार अभिक्रिया करते हैं जल का अणु भी बाहर निकलता है। तो देखिए इसमें अगर आप इसको और इसको आप गर्म कर दोगे ना तो ये अभिक्रिया आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या, इसको और गर्म करोगे आप इसमें से H2O बाहर निकाल दो। H2O का मतलब यहाँ से जो NH4 है आप H2 निकाल दो, यहाँ से O निकाल दो। जब आप यहाँ से H2O बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा क्या, CH3CO, क्या बचेगा, CO का मतलब ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर में CO और यहाँ से जोड़ दीजिए आप NH2। इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं एमाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमाइड कहते हैं। ये हमारा अम्ल का व्युत्पन्न है। ये हमारा क्या है, एक अम्ल का व्युत्पन्न है। क्योंकि इसका अम्ल का व्युत्पन्न जो होते हैं बहुत कुछ होते हैं, एस्टर भी होते हैं, एमाइड होते हैं, पॉलिस्टर सब चीज होते हैं, व्युत्पन्न है। अम्ल का क्या है, व्युत्पन्न। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एमाइड कहते हैं। एमाइड का एक सूत्र क्या होता है, CH3COONH3। मतलब देखा जाए तो इसका जो एमाइड होता है उसका होता है R होगा, यहाँ पे डबल बन रहेगा और NH2 लगा रहेगा, यानी कि अम्ल भी है और एमीन भी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड कहते हैं, ठीक है। CH3 जब निकाल दी R COO और NH2 ले दी, ये हमारा क्या हो गया, एमाइड हो गया। इसकी और भी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि इसमें भी ऐड कर दे तो सही रहता, चलेगा ना। तो इसमें हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, चलिए। अम्ल के तो और भी व्युत्पन्न है ना, जैसे कि आपने एसिड एमाइड से भेंट हो ही गया। एसिड एमाइड क्या होता है, तो सोचिए हम इन लोगों का भी एक लिस्ट लेकर आते हैं कि और भी व्युत्पन्न होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एसिड हैलाइड क्या है, कि अम्ल से ही व्युत्पन्न हुआ है। तो अम्ल का व्युत्पन्न हुआ, कैसे व्युत्पन्न हुआ, देखो एसिड हैलाइड का कैसे निर्माण हुआ है, तो ये अम्ल जब pH3 से अभिक्रिया करेगा ना, pH3 का मतलब होगा आपका फास्फोरस और 3 को हाइड्रोजन के अणु होने चाहिए। जैसे कि आप P और हाइड्रोजन में क्या क्लोरीन रख दो, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो इस अवस्था से, और R का पता ही आपका, R की जगह कुछ आप रखेंगे ही, तो बस ढांचा दिया गया है ना। PX3 का मतलब हाइड्रोजन की जगह आप ब्रोमीन भी रख सकते हो, Br3 ऐसा। तो जब अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनता है, R भी रहता है, CO रहता है, यानी कि अम्ल में और ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। तो अम्ल और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके एसिड हैलाइड कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा,
ऐसा ढांचा होता है। RCOO यानी कि OH की जगह पे आपका क्या जुड़ जाता है, हेलोजन जुड़ जाता है, यानी कि अम्ल है और क्या है, हेलोजन है। इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, एसिड हैलाइड। उसी प्रकार से एसिड एमाइड कैसे बनता है, एसिड एमाइड से ही लग रहा है एमीन का ग्रुप इसमें जुड़ा रहेगा, हैलाइड से ही लग रहा है कि एसिड में हैलाइड कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा, और एसिड में एमीन आके जुड़ जाना होता है एसिड एमाइड। जैसे देख सकते हैं आप, ये आपका है जी, ये अम्ल रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये अम्ल रहेगा आपका, और यहाँ से अच्छा हेलोजन से दिया गया है। चलिए ऐसे भी बन सकता है, लेकिन हेलोजन अम्ल से भी बन सकता था, क्योंकि अम्ल में से H2 निकाल के इसको जोड़ देते तो बन जाता है, ठीक है ना। देखिए ये आपका है एसिड हैलाइड, और इसमें NH3 से भी क्रिया कराते हैं तो आपका बन जाता है एसिड एमाइड। एसिड का अंश आपको दिखाई दे रहा होगा, एसिड है R-CO, और OH की जगह पे आपका क्या आ गया है, NH2 आ गया है, तो कहीं ना कहीं अम्ल भी है और एमीन का गुण भी है, और अम्ल को एसिड कहते हैं, एमीन वाले को एमाइड कहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एसिड एमाइड, ठीक है। एस्टर क्या होता है, देखिए एस्टर, तो एस्टर में आपका ईथर का भी गुण रहता है और अम्ल का भी गुण रहता है, ठीक है। और ये कैसे बनता है, अम्ल और अल्कोहल के मिलाने से एस्टर बनता है, अम्ल और अल्कोहल से क्या बनता है, एस्टर। देखिए इसका पहचान कैसे होगा, देखिए यहाँ पे रहता है क्या है, COO ऐसे R, मतलब कि आप यहाँ से देखा जाए तो COO या अम्ल का अंश है और OR ईथर का अंश है, ठीक है ना। तो ये आपका अम्ल भी है और ईथर भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं एस्टर, मिला जुला कर ना अम्ल रहा ना ईथर रहा, हो गया आपका एस्टर। तो ये आपका एस्टर हो जाए। जैसे मान लीजिए पहचान कैसे करना है, यहाँ पे रखता है, यहाँ पे CC रहेगा और ये रहेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी O रहेगा और यहाँ पे कुछ C2H5, क्योंकि दोनों R चेंज रहेंगे। तो ये आपका एक तरह से क्या है, आपका एस्टर है, क्या इसको बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। तो ये आपके अम्ल के यौगिक ही है। तो चलिए हमारा अम्ल का खत्म हुआ टॉपिक, इसके बाद में वाले में हम लोग कीटोन को लेकर आएंगे और उसको भी निचोड़ कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देंगे। एल्डिहाइड अगर आप पढ़े तो कीटोन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन दूसरे से संबंधित है, रासायनिक अभिक्रिया दोनों को मैच करता है, जैसे एल्डोल संघनन, कैनिजारो जो होता है, सब अभिक्रिया करने की मैच करती है, एल्डोल संघनन मैच करता है, ठीक है, सॉरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसका नाम है कीटोन, और इस वाले में उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट जरूर करें कि कैसा आपको लगा ये वीडियो, अच्छा लगा, बुरा लगा, और क्या नहीं समझ में आया वो सब भी, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में प्यार दोस्तों पैसे नहीं लगते और ना ही आपको टाइम वेस्ट होता है, बस लाइक ही तो करना है। तो लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके साथ है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री की पावर होती है ना, आधा हक तो आपका ऑर्गेनिक ही लिया हुआ है। चलिए आगे और मिलते रहेंगे हम लोग, अभी एमीन, अभी बहुलक बाकी है, बहुलक में तो धमाल मचाना है, हमें माहौल मचाना है पूरा। तो मिलते हैं कीटोन वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना क्या मतलब पढ़ाई करते रहिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।